कहानी की शुरुआत होती है नेशनल एनर्जी लैब से, जहां पर एक साइंटिस्ट बहुत डर रहा है। वो लिफ्ट की तरफ भाग रहा है, जैसे कि उसे पता है कि उसके पीछे जो आ रहा है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो लिफ्ट की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन अचानक वो ये देखता है कि लिफ्ट के अंदर कोई है और फिर धीरे से लिफ्ट बंद हो जाती है और उस साइंटिस्ट के चिल्लाने की आवाज आती है। उसके साथ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। कहानी हमें 4 बच्चों की तरफ लेके जाती है। विल, लूकस, डस्टिन और माइक, ये चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये चारों माइक के घर में खेल रहे हैं। रात काफी हो चुकी है। घर में माइक के माँ बाप, उसकी छोटी बहन हॉली और उसकी बड़ी बहन नैन्सी रहते हैं। खेल खत्म होने के बाद डस्टिन, लूकस और विल तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लूकस माइक के बगल में ही रहता था, तो वो तो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में डस्टिन और विल के बीच में शर्त लगती है कि देखे रेस में कौन जीतता है। विल तेजी के साथ साइकिल चला के डस्टिन से काफी आगे निकल जाता है और उसके बाद वो उसी लैब के पास पहुंचता है। उसका घर उस लैब से ज्यादा दूर नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि उस लैब के पास कोई है और वो एक शैतान को उस लैब के बाहर देखता है। वो डर जाता है। वो जंगल की तरफ भागता है। किसी भी तरह वो अपने घर तक पहुंचता है। घर में कोई नहीं है, ना उसकी माँ जोसी, ना उसका बड़ा भाई जोनाथन। विल खिड़की से देखता है तो वो ये देखता है कि वो साया धीरे धीरे करके उसके घर की तरफ आ रहा है। वो डर जाता है। वो घर के बाहर कॉटेज में जाता है। उसे लगता है कि वो साया वहां पर आएगा नहीं। कॉटेज की लाइट अचानक जलने और बुझने लगती है। विल समझ जाता है कि लगता है वो साया यहाँ आ चुका है। वो साया वहां पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना तो विल वहां पर है, ना तो वो साया। अगली सुबह विल की माँ जोसी और उसका बड़ा भाई जब घर में आते हैं तो उसकी माँ विल को खोजते हुए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि विल तो यहाँ पर है ही नहीं। वो सोचती है कि शायद विल अपने दोस्त माइक के घर पे ही रुक गया था। वो माइक की माँ कैरन को कॉल करती है, लेकिन कैरन उसे ये बताती है कि विल तो यहाँ से रात में ही निकल गया था। अब जोसी परेशान हो रही है कि विल कहाँ गया है। कहीं उसका बाप जो कि उनके साथ रहता नहीं था, कहीं विल उसके पास तो भाग के नहीं चला गया। वो बहुत परेशान है। कहानी हमें स्कूल की तरफ लेके जाती है। माइक अपने दोस्त लूकस और डस्टिन को भी ये बताता है कि विल घर नहीं पहुंचा। वो तीनों भी परेशान हो रहे हैं। स्कूल में एक लड़का ट्रॉय है जो उन तीनों को परेशान करता है। उसी स्कूल में उसकी बड़ी बहन नैन्सी भी पढ़ती है। नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड बारबरा नैन्सी से पूछती है कि तुम स्टीव को पसंद करती हो ना, लेकिन नैन्सी मना कर देती है। उन दोनों की बात से हमें एक बात समझ में आती है कि इस स्कूल के एक लड़के स्टीव से नैन्सी बहुत प्यार करती है और शायद स्टीव भी नैन्सी से प्यार करता है। कहानी हमें पुलिस स्टेशन की तरफ लेके जाती है, जहां पर इस शहर का पुलिस ऑफिसर हॉप है। विल की माँ जोसी हॉप के पास कंप्लेन लेके गई है। वो हॉप को बताती है कि उसका बेटा रात से घर नहीं आया। हॉप जोसी को कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता। यहाँ पर सबसे बड़ा क्राइम ये था कि 2 पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो गया। तुम्हें टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि विल के साथ बहुत बुरा हुआ है। कहानी हमें उसी लैब की तरफ लेके जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उस लैब के हेड डॉक्टर बर्नर साइंटिस्ट के साथ लैब के बेसमेंट की तरफ जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है एक अजीब तरीके का रास्ता जो कि काफी खूंखार और भयानक लग रहा था। इस लैब में हो क्या रहा है ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। लेकिन इन सब से दूर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि लैब के कपड़ों में एक रेस्टोरेंट में घुसती है और वहां से खाना चुरा रही है। रेस्टोरेंट का मालिक उसे देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये जरूर किसी मुसीबत में है। जहां पर एक तरफ एक अनजान सी बच्ची इस शहर में घूम रही थी, वहीं दूसरी तरफ जॉयसी और विल का भाई जोनाथन विल को ढूंढने के लिए हर जगह जा रहे हैं। वो हर जगह पूछताछ कर रहे हैं। विल जहाँ जहाँ जा सकता था वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन विल का नामो निशान कहीं पर नहीं है। हॉप विल के दोस्त लूकस, माइक और डस्टिन से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उन तीनों को भी नहीं पता कि विल आखिर गया कहाँ। जहाँ पर एक तरफ विल का नामो निशान नहीं मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट में एक अनजान सी बच्ची उस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ है। वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपने हाथ में एक टैटू दिखा देती है और उस टैटू में 11 लिखा हुआ है। वो समझ जाता है कि इसका नाम 11 है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। वो सोशल सर्विस में कॉल करता है ताकि वो लोग इसे आके ले जाए। कहानी हमें एक बार फिर से विल के घर की तरफ लेके जाती है। विल की माँ जोसी विल के पापा लॉनी को कॉल कर रही है। लॉनी की गर्लफ्रेंड कॉल उठाती है और वो जोसी को लॉनी से बात नहीं करने देती। जोसी को बहुत गुस्सा
गुस्सा आ रहा है, वो चिल्ला रही है और हमें दिखाया जाता है कि चौसी की सारी बात कोई लोग सुन रहे हैं, यानी कि चौसी के घर में कैमरा लगाया गया है। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। थोड़ी देर में हॉप चौसी के घर में पहुंचता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि कहीं विल यहाँ पर तो नहीं आया। तभी हॉप की नजर पड़ती है चौसी के कुत्ते पे, जो कि कॉटेज की तरफ देख के भौंक रहा है। हॉप समझ जाता है कि कुछ हो ना हो, कॉटेज में कोई ना कोई सबूत जरूर है। वो कॉटेज की तरफ जाता है लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। जोनाथन हॉप से कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि विल अपने पापा लॉनी के पास भाग के चला गया, हमें वहां भी ढूंढना चाहिए। हॉप जोनाथन को यकीन दिलाता है कि वो उसके भाई को ढूंढ के जरूर निकालेगा। हॉप अपना वादा पूरा करने के लिए रात भर सर्च टीम के साथ जंगल के चारों तरफ देख रहा है, लेकिन विल का नामो निशान कहीं नहीं है। कहानी हमें माइक की तरफ लेके जाती है। माइक, जो कि विल का बहुत अच्छा दोस्त था, वो रेडियो से अपने बाकी दोस्त लूकस और डस्टिन से बात करता है। वो लोग अक्सर रेडियो से ही बात करते थे। वो लोग प्लान करते हैं कि अब उन्हें ही उनके दोस्त विल को ढूंढना पड़ेगा। उन्हें पता नहीं था कि वो कितनी मुसीबत में जा रहे हैं, लेकिन मुसीबत सिर्फ यहाँ पर नहीं थी बल्कि कहीं और भी थी। कहानी हमें रेस्टोरेंट की तरफ लेके जाती है। अचानक आधी रात में रेस्टोरेंट में कोई आया है। बेन देखता है तो वहाँ पर एक बुरी सी औरत है और वो बेन को कहती है कि मैं सोशल सर्विस की तरफ से आई हूँ। बेन को भी समझ में नहीं आता कितनी रात में ये लोग क्यों आए हैं। 11 उन लोगों को देख लेती है। वो औरत अंदर घुसती है और बेन को मार देती है, लेकिन इससे पहले वो 11 तक पहुंच पाती 11 वहां से भाग जाती है। उस औरत के साथ उस लैब में काम करने वाले लोग भी है। इतना तो हमें समझ में आ चुका है कि वो लोग 11 के पीछे हैं, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। कहानी हमें माइक की तरफ लेके जाती है। माइक, डस्टिन और लूकस आधी रात में अपने घर से निकले हैं और जंगल में जा रहे हैं ये देखने के लिए कि उनका दोस्त विल आखिर गया कहाँ। और वहाँ दूसरी तरफ विल के घर में उसकी माँ और उसका भाई बहुत परेशान है। तभी फोन बजता है। उसकी माँ फोन उठाती है। फोन में किसी की आवाज नहीं आ रही, बस किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है। लाइट फिर से जलने और बुझने लगती है। चौसी को ये लग रहा है कि शायद उसका बेटा विल है, लेकिन अचानक उनका फोन जल जाता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन अब चौसी को यकीन हो चुका है कि उसके बेटे ने ये कॉल किया था। चौसी का यकीन कितना पक्का था ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ पर एक तरफ चौसी और जोनाथन परेशान हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जंगल में विल के दोस्त विल को ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई है और तब उनकी मुलाकात होती है 11 से। 11 उस रेस्टोरेंट से भाग के वहां पर आ गई थी। अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बच गया। वो एक लड़की को वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। माइक उसे चोरी छुप के अपने घर में लेके आ जाता है और वो अपने घर के बेसमेंट में 11 को रखता है। 11 सारी चीजों को इतने गौर से देख रही है जैसे कि उसने ये सब चीजें कभी देखी ही नहीं है। लूकस और विल को 11 के ऊपर बहुत शक हो रहा है, लेकिन माइक कहता है कि हम इसे रात भर यहाँ रखेंगे और उसके बाद सुबह यहाँ से भेज देंगे। लूकस और विल माइक के घर से चले जाते हैं और माइक और 11 में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। 11 माइक को अपना नाम बताती है तो माइक भी कहता है कि मैं तुम्हें 11 नहीं एल बुलाऊंगा। 11 का शॉर्ट फॉर्म। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो रही है। अगली सुबह कहानी हमें विल के घर में एक बार फिर से लेके जाती है। विल की माँ और जोनाथन विल को ढूंढने के लिए पोस्टर बना रहे हैं ताकि वो पोस्टर सारे शहर में चिपका सके। तभी वहां पर हॉप आता है। हॉप चौसी को ये बताता है कि उन्होंने रात भर पूरे जंगल को सर्च किया, लेकिन विल का कोई अता पता कहीं नहीं है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि विल आखिर गया कहाँ। चौसी हॉप को बताती है कि कल रात उनके फोन पे कॉल आया था और उसे शक है कि ये कॉल विल का था। हॉप पूछता है तुमने आवाज सुनी? चौसी कहती नहीं। हॉप को लग रहा है कि शायद चौसी सदमे में है। वो जोनाथन को कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन लोगों की बातें कोई और भी सुन रहा है। हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बैनर उन लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें विल से क्या लेना देना? और वो लोग 11 के पीछे क्यों पड़े हैं? किसी को कुछ नहीं पता। कहानी हमें स्कूल की तरफ लेके जाती है। नैन्सी, जो कि स्टीव के साथ है, स्टीव नैन्सी से कहता है कि आज रात मेरे घर में कोई नहीं है, तुम और बारबरा पार्टी करने के लिए आ जाओ। नैन्सी मान जाती है। नैन्सी का ध्यान जोनाथन की तरफ बढ़ता है। स्टीव और उसके दोस्त जोनाथन का मजाक उड़ा रहे, ये कह के कि ये बहुत अजीब है, जरूर इसी ने अपने भाई को मारा होगा। लेकिन नैन्सी जोनाथन के पास जाती है, उसे तसल्ली देती है कि विल बहुत जल्द मिल जाएगा। जहाँ पर एक तरफ जोनाथन विल के लिए परेशान था, वहीं दूसरी तरफ लूकस और डस्टिन ये देखते हैं कि आज माइक स्कूल नहीं आया। वो समझ जाते हैं कि वो 11 के साथ है। कहानी हमें माइक के घर की तरफ लेके जाती है। माइक के घर में कोई नहीं है। उसके मम्मी पापा काम के लिए बाहर जा चुके हैं, उसकी बहन स्कूल जा चुकी है और वो झूठ बोल के घर में ही है। वो 11 को अपना सारा घर दिखा रहा है। 11 हर एक चीज को ऐसे देख रही है जैसे उसने ये सब पहली बार देखा है। मूवी का
अगला सीन हमें जोनाथन और जॉसी के पास लेके जाता है। जॉसी जो कि अपने घर के लिए नया फोन का इंतजाम कर रही है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि विल उन्हें दोबारा कॉल करेगा। और जोनाथन अपने बाप लोनी से मिलने के लिए जा रहा है, ये देखने के लिए कि कहीं विल उसके पास तो नहीं। वो दोनों घर से बाहर है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके घर में उस लैब के आदमी घुस चुके हैं और वो उनके घर में चारों तरफ रिकॉर्डिंग कैमरा लगा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। कहानी हमें एक बार फिर से माइक के घर में लेके जाती है। 11 माइक के साथ पूरा घर देख रही है, लेकिन तभी उसका ध्यान माइक के दोस्तों की फोटो की तरफ बढ़ता है और वो वहां पर विल को देख लेती है। विल को देख के वो माइक को ये बताती है कि मैंने इसे देखा है। माइक समझ जाता है कि विल कहाँ गया है। ये बात 11 को पता है, लेकिन इससे पहले 11 और माइक बात कर पाते वहां पर माइक की माँ कैरेन आ जाती है। माइक 11 को लेके ऊपर के रूम की तरफ भागता है। वो 11 को एक कबर्ड में छुपा देता है और हमें दिखाया जाता है कि 11 बहुत डर रही है। उसे सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे लैब में उसे एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता था। 11 डॉक्टर बेनर को अपना पापा कह रही है, तो क्या सच में वो उसके पापा थे? तो वो उसके साथ ये सब क्यों कर रहे थे? इससे पहले 11 की हालत और भी खराब हो पाती, वहां पर माइक आ जाता है। एक तरफ माइक ने तो 11 को बचा लिया है, लेकिन वो अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं जानता। कहानी हमें विल के घर की तरफ लेके जाती है। जॉसी एक नया फोन लगा चुकी है और वो इंतजार कर रही है विल के कॉल का। और वहां दूसरी तरफ जोनाथन अपने बाप के पास पहुंचता है, लेकिन वो वहां ये देखता है कि विल तो वहां है ही नहीं। हमें ये भी समझ में आता है कि जोनाथन अपने बाप को पसंद नहीं करता। अब विल उसके बाप के पास भी नहीं है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसे घर लौटना पड़ेगा। कहानी हमें एक बार फिर से माइक की तरफ लेके जाती है। माइक अपने दोस्त लुकस और डस्टिन को भी वहां बुला लेता है। वो उन्हें बताता है कि 11 विल के बारे में जानती है, लेकिन लुकस को इन सारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। लुकस माइक से कहता है कि हम आंटी को जाके सब कुछ बता देते हैं, तुम्हारी माँ ही इसे संभालेगी। लुकस बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी ये दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। लुकस एक बार फिर से दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा फिर बंद हो जाता है और हमें समझ में आता है कि ये सब 11 कर रही थी। 11 कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि उसके पास कई सुपर पावर्स थी। अब डस्टिन को भी 11 के ऊपर यकीन हो चुका है। वो लोग 11 से पूछने की कोशिश करते हैं कि विल आखिर कहाँ है, हमें बताओ। जहाँ पर एक तरफ विल के दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जोनाथन भी अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो कैमरा लेके जंगल की तरफ जाता है। वो इधर उधर की फोटोज खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे सबूत मिल सके। अचानक उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस आवाज की डायरेक्शन में भागता है तो वो ये देखता है कि स्टीव और उसके दोस्त पार्टी कर रहे हैं और स्टीव के घर पे नैन्सी और उसकी दोस्त बारबरा भी आई है। नैन्सी को देख के जोनाथन काफी उदास हो जाता है। हमें ये समझ में आता है कि जोनाथन नैन्सी को प्यार करता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नैन्सी अब स्टीव से प्यार करती है। जहाँ पर एक तरफ जोनाथन का दिल टूट गया था, वहीं दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त विल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 11 उन लोगों को ये बताती है कि विल कहीं पर गया नहीं है, वो बस छुप गया है। उन लोगों को 11 की बात समझ में नहीं आ रही है कि विल कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन उन लोगों को तो पता भी नहीं कि खतरा कितना बढ़ चुका है। कहानी हमें विल के घर की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर जॉसी अकेली है। एक बार फिर से कॉल आता है और इस बार विल कहता है, माँ मुझे बचा लीजिए, लेकिन और भी बातें हो पाती। फोन एक बार फिर से खराब हो जाता है। उसकी माँ को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि खतरे में तो उसकी भी जान है। उसका ध्यान दीवार की तरफ बढ़ता है। उसे ऐसा लग रहा है कि दीवार फाड़ के कोई बाहर निकल रहा है। जॉसी डर के मारे अपने घर से बाहर भागती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके घर में आखिर हो क्या रहा है। जहाँ पर एक तरफ जॉसी बहुत परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ जोनाथन स्टीव और उसके दोस्तों की फोटो खींच रहा है। नैन्सी स्टीव के साथ ऊपर की तरफ चली जाती है। उसकी दोस्त बारबरा उसे मना करती है कि स्टीव अच्छा लड़का है नहीं, लेकिन नैन्सी और बारबरा के बीच में बहस हो जाती है। बारबरा स्विमिंग पूल के पास आके बैठी है। बारबरा के हाथों से खून निकल रहा है। अचानक खून की बूंद स्विमिंग पूल की तरफ टपकती है। जोनाथन बारबरा की भी फोटो ले रहा है और फिर अचानक बारबरा स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है। बारबरा की आंख जब खुलती है तो बारबरा ये देखती है कि स्विमिंग पूल का सारा पानी सूख चुका है और आसपास का इलाका इतना खूंखार और भयानक हो चुका है जिसकी उम्मीद बारबरा ने कभी नहीं की थी। वो सोचने लगती है कि ये सब कैसे हुआ, अभी तो सब कुछ ठीक था, ये सब इतना खौफनाक कैसे बन गया। तभी एक शैतान आता है और बारबरा को लेके चला जाता है। जोनाथन ये सब देख नहीं पाता। उसे बस ये दिखाई देता है कि एक सेकंड में बारबरा वहां थी और अगली सेकंड गायब। बारबरा उस काली दुनिया में फंस चुकी है जो कि हमारी दुनिया की परछाई है। सब कुछ हमारी दुनिया जैसा है, बस हमारी दुनिया नहीं है वो। बारबरा मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन बारबरा की आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही है। बारबरा के दोस्त को तो ये
भी नहीं पता कि बारबरा कितनी मुसीबत में है। थोड़ी देर के बाद नैन्सी वहाँ से बाहर निकलती है। उसे ऐसा लगता है कि बारबरा घर जा चुकी है। वो भी अपने घर चली जाती है। किसी को कुछ नहीं पता कि बारबरा के साथ आखिर क्या हुआ। और वहाँ दूसरी तरफ विल के दोस्त विल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। माइक, लूकास और डस्टिन ये फैसला करते हैं कि स्कूल के बाद वो जंगल में दोबारा जाएंगे और 11 की मदद से विल को ढूंढेंगे। माइक 11 को कहता है कि 3:15 में मेरा इंतजार करना और वो 11 को अपनी घड़ी दे देता है। वो लोग स्कूल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बस वो लोग नहीं थे जो कि विल को ढूंढ रहे थे। हॉप भी विल को ढूंढते ढूंढते अब उस लैब तक पहुंच गया था। विल को आखिरी बार डस्टिन ने उस लैब के पास ही देखा था। तब हॉप को उस लैब की तलाशी लेनी पड़ेगी। उस लैब के अंदर क्या है ये अब हॉप को पता चलेगा। जहाँ पर एक तरफ हॉप विल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विल के घर में जॉसी अपने बेटे जोनाथन को ये बताती है कि विल यहीं पर है हमारे आसपास और वो अपने होने का एहसास हमें दिला रहा है। लाइट को कंट्रोल करके बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, विल ही ये सब कर रहा है। जोनाथन को ये लगता है कि शायद विल का सदमा उसकी माँ पे बहुत भारी पड़ गया, लेकिन अब जॉसी ये समझ गई थी कि वो अपने बेटे को कैसे ढूंढेगी। वो दुकान जाती है और दुकान में क्रिसमस की जितनी भी लाइट है सबको खरीद लेती है। अब उसके पास एक प्लान है। और वहाँ दूसरी तरफ लैब में हॉप को ये दिखाया जाता है कि हर तरफ सिक्योरिटी कैमरा है। उसे सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग भी दिखाई जाती है। हॉप और उसके साथी ये सब देख के वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हॉप अपने साथी को ये बताता है कि जिस दिन विल गायब हुआ था उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और जो रिकॉर्डिंग इन्होंने हमें दिखाई उस रिकॉर्डिंग में कहीं बारिश नहीं थी, यानी कि ये हमें फेक रिकॉर्डिंग दिखा रहे। एक बात तो साफ है, ये लोग कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे। जहाँ पर एक तरफ हॉप को लैब के ऊपर शक हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ माइक के घर में 11 घूम रही है। उसका ध्यान टीवी की तरफ जाता है और फिर उसे पुरानी बातें याद आती है कि कैसे लैब में उसके सुपर पावर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कैसे वो डॉक्टर बैनर को ये दिखाती थी कि वो अपनी माइंड पावर से कुछ भी कर सकती है, कैन को भी पिचका सकती है और कोई भी चीज कंट्रोल कर सकती है। लेकिन वो डॉक्टर बैनर के पास पहुंची कैसे, क्या है 11 की असलियत, ये जानने के लिए एक वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी हमें स्कूल की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि ट्रॉय नाम का वो लड़का माइक, लूकास और डस्टिन को अभी भी परेशान कर रहा है। लेकिन उन लोगों को ट्रॉय की फिक्र नहीं है, उन्हें तो अपने दोस्त को ढूंढना है। जहाँ पर एक तरफ माइक और उसके दोस्त विल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विल के घर में विल की माँ चारों तरफ क्रिसमस लाइट को लगा देती है। तभी वहाँ पर माइक की माँ कैरन पहुंचती है। कैरन को देख के जॉसी भी काफी परेशान है। वो चाहती है कि कैरन यहाँ से चली जाए ताकि वो अपने बेटे से बात कर सके। कहानी का अगला सीन हमें हॉप के पास लेके जाता है। हॉप जो कि उस लैब के बारे में और डॉक्टर बैनर के बारे में रिसर्च कर रहा है। उसे पता चलता है कि कई साल पहले एक लड़की ने डॉक्टर बैनर के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उनकी बेटी को उनसे छीन लिया है और वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब हॉप का शक यकीन की तरफ बढ़ चुका है कि जरूर डॉक्टर बैनर उससे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ हॉप परेशान था, वहीं दूसरी तरफ नैन्सी भी परेशान थी, क्योंकि उसे सुबह से बारबरा का कोई अता पता नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि बारबरा आखिर गई कहाँ। वो स्टीव के पास जाती है तो वो ये देखती है कि स्टीव जोनाथन के ऊपर चिल्ला रहा है, क्योंकि स्टीव को पता चल गया था कि रात में जोनाथन स्टीव और नैन्सी की फोटो खींच रहा था। वो जोनाथन का कैमरा तोड़ देता है। नैन्सी को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा है। वो जोनाथन की सारी फोटोज उसे लौटा रही है। तभी उसका ध्यान एक फोटो की तरफ पड़ता है और ये फोटो बारबरा की है। नैन्सी बारबरा की फोटो लेके वहां से चली जाती है। मूवी का अगला सीन हमें 11 की तरफ लेके जाता है, जो कि माइक और उनके दोस्तों का इंतजार कर रही है। 11 का ध्यान वहां पर एक बिल्ली पे पड़ता है और 11 को पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे डॉक्टर बैनर ने 11 को ये कहा था कि अपनी माइंड पावर से बिल्ली को मार दो, लेकिन 11 ये नहीं करना चाहती थी। तो डॉक्टर बैनर 11 को एक कमरे में बंद करने की कोशिश कर रहे थे और तब 11 को गुस्सा आया और 11 ने वहां पर दरवाजों को भी तोड़ दिया और सारे आदमियों को भी मार दिया। डॉक्टर बैनर ये समझ जाते हैं कि 11 के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है और अब उन्हें 11 को कंट्रोल करना है। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। अब माइक वहां पहुंच चुका है और माइक और 11 में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है और वो लोग मिलके विल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ माइक अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन नैन्सी भी अपनी दोस्त बारबरा को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो एक बार फिर से स्टीव के घर की तरफ जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं बारबरा वहां तो नहीं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई साया है। नैन्सी डर के वहां से भाग जाती है। कहानी का अगला सीन हमें विल के घर में लेके जाता है। जॉसी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। माइक की माँ कैरन भी वहां से जा चुकी है। तभी अचानक कमरे की लाइट जलने लगती
होती है। जॉसी को समझ में आ जाता है कि ये सब उसका बेटा विल कर रहा है। वो एक लाइट को उठाती है, एक कबर्ड में बैठती है और कहती है, विल अगर तुम ये कर रहे हो तो इस लाइट को जला के दिखाओ। लाइट फिर से जलती है। अब जॉसी को पूरा यकीन हो जाता है। वो पूछती है, विल क्या तुम जिंदा हो ना? तो लाइट एक बार फिर से जलती है। वो विल से पूछती है कि क्या तुम सेफ हो? तो लाइट 2 बार जलती है। इसका मतलब ना है। जॉसी डर जाती है। अब उसे ये जानना था कि विल है कहाँ, लेकिन वो ये जाने की कैसे? उसके दिमाग में एक प्लान है। वो दीवार में पेंटिंग करना शुरू करती है सारे अल्फाबेट की, लेकिन जॉसी को ये नहीं पता था कि उसके घर के बाहर माइक और 11 पहुंच चुके थे। माइक और उसके दोस्तों को समझ में नहीं आता कि 11 उन्हें लेके विल के घर में क्यों आई है। 11 उनसे कहती है कि विल यहीं पर छुपा हुआ है। माइक को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उनका ध्यान पुलिस जीप की तरफ पड़ता है और वो लोग समझ जाते हैं कि लगता है इन्हें विल के बारे में कुछ पता चला है। वो लोग गाड़ी की तरफ भागते हैं और वहां दूसरी तरफ घर के अंदर जॉसी ने दीवार में सारे अल्फाबेट लिख के सारे अल्फाबेट के पास एक एक बल्ब लगा दिया है ताकि बल्ब जला के विल उनसे बात कर सके। जॉसी विल से पूछती है, तुम कहाँ हो? विल उसे बताता है कि मैं यहीं पर हूँ। जॉसी को समझ में नहीं आ रहा कि विल क्या कह रहा है। तभी विल जॉसी से कहता है, भागो। और उसके बाद थोड़ी देर में जॉसी ये देखती है कि दीवार फाड़ के एक शैतान बाहर निकल रहा है। जॉसी डर जाती है। वो घर से बाहर भागती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और वहां दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी एक डैम की तरफ जाती है और वहां पुलिस को मिलता है विल की बॉडी। विल की बॉडी देख के माइक और उसके दोस्त रोने लगते हैं। माइक अब 11 के ऊपर गुस्सा कर रहा है कि तुमने झूठ क्यों कहा कि विल छुपा हुआ है, विल तो मर गया। 11 माइक को समझाने की कोशिश कर रही है कि विल मरा नहीं, वो जिंदा है, लेकिन माइक और उसके दोस्त ये बात नहीं मानते। वो लोग वहां से चले जाते हैं और वहां दूसरी तरफ जोनाथन और होप भी अब जॉसी के घर की तरफ पहुंच चुके हैं। जॉसी उन लोगों को सब कुछ बता देती है। वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन दीवार तो बिल्कुल ठीक है। जॉसी उन्हें ये बताती है कि विल उनसे बात कर रहा था, लेकिन होप फिर जॉसी को ये बताता है कि उन्हें विल की बॉडी मिल चुकी है। जॉसी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि विल अब मर चुका है। होप और बाकी सबको ये लगता है कि शायद जॉसी को सदमा लगा है। अगली सुबह ये बात पूरे शहर को पता चल चुकी है कि विल अब नहीं रहा। विल का दोस्त माइक भी बहुत उदास है। वो बेसमेंट में बैठा हुआ है। 11 भी वहां पर है और वो रेडियो के साथ छेड़खानी कर रही है। माइक 11 से मना करता है कि ये सब मत करो, लेकिन उसे पता नहीं था कि 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है। तभी अचानक रेडियो में विल की आवाज आती है। विल की आवाज सुन के माइक चौंक जाता है और अब माइक को 11 की बात पे यकीन हो रहा है कि विल अभी तक मरा नहीं है, विल तो जिंदा है। तो विल अगर जिंदा है तो वो बॉडी किसकी है, आइए जानते हैं। अगली सुबह जोनाथन और जॉसी मॉर्ग की तरफ पहुंचते हैं विल की बॉडी की शिनाख्त करने के लिए, लेकिन जॉसी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये उसके बेटे की बॉडी है। जोनाथन अपनी माँ को समझाता है कि ये विल ही है, लेकिन जॉसी ये मानने को तैयार ही नहीं है। जोनाथन और जॉसी के बीच में बहस होती है। जोनाथन अपनी माँ से कहता है कि आप अपनी जिम्मेदारी मत निभाइए, लेकिन मैं अपने भाई की फ्यूनरल जरूर करूंगा। जोनाथन को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। और वहां दूसरी तरफ माइक के घर में माइक अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है। वो उसे सारी बातें बताता है कि 11 ने रेडियो की मदद से विल से बात करवाई थी। विल अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं, लेकिन अब उन्हें एक अच्छा रेडियो चाहिए ताकि 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके विल से अच्छी तरीके से बात करवा पाए। और ये रेडियो उनके स्कूल में ही है। अब उन्हें 11 को स्कूल ले जाना पड़ेगा। वो लोग 11 का भेष बदलते हैं और अब वो लोग 11 को लेके स्कूल जा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ 11 स्कूल की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लैब में डॉक्टर बैनर अभी भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो अपने बेटे को उसी अजीब करीब छेद के अंदर भेजते हैं। उनका बेटा भी वहां जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके बेटे की चिल्लाने की आवाज आती है और कुछ देर के बाद उनके बेटे की हड्डी वहां से बाहर निकलती है। क्या है उस छेद के अंदर, जहाँ पर एक बार जो जाता है वो कभी नहीं लौटता। जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी हमें स्कूल की तरफ लेके जाती है। बारबरा के माँ बाप ने भी अब कंप्लेन कर दी है। पुलिस बारबरा की दोस्त नैन्सी से पूछताछ कर रही है कि बारबरा कहाँ है, लेकिन नैन्सी को तो कुछ नहीं पता। जहाँ पर एक तरफ नैन्सी को अपनी दोस्त के बारे में कुछ नहीं पता था, वहीं दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त 11 को लेके स्कूल में पहुंच चुके हैं और अब उन्हें इंतजार है अपने साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क के रूम में जाने का, ताकि वो उनका रेडियो यूज कर सके। जहाँ पर एक तरफ माइक अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नैन्सी बहुत परेशान है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बारबरा कहीं जा चुकी है और इसका पता किसी को नहीं है। वो घर जाती है, वो अपने रूम में रो रही है। तभी वो अचानक उसे जोनाथन की फोटो के बारे में याद आता है। वो जोनाथन की फोटो निकालती है, सारी फोटो को जोड़ती है और तभी उसे फोटो में बारबरा के पीछे एक अजीबोगरीब शैतान दिखता है।
है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये कैमरे की गलती है या फिर शायद बारबरा के पीछे कोई है। कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती जा रही है। मूवी का अगला सीन हमें स्कूल की तरफ लेके जाता है। हमें ये दिखाया जाता है कि ट्रॉय फिर से माइक और उसके दोस्तों को परेशान कर रहा है, लेकिन इस बार माइक के साथ 11 भी है। वो ट्रॉय को सबक सिखाती है। सारे बच्चे ट्रॉय के ऊपर हंसने लगते हैं। माइक और 11 की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। जहाँ पर एक तरफ माइक की दोस्ती बढ़ रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ माइक की बहन नैन्सी जोनाथन से मिलने के लिए गई है। वो उसे फोटो दिखाती है। जोनाथन कहता है कि ये कैमरे की तो फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, मैं इस फोटो को और क्लियर करता हूँ और पता करता हूँ कि बारबरा कहाँ गई। सब कोई अपने अपने तरीकों से गुमशुदा लोगों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। हॉप ने भी अभी तक हार नहीं मानी। वो जानना चाहता था कि विल के साथ क्या हुआ। वो लैब में काम करने वाले एक आदमी से बात कर रहा है और उसे पता चलता है कि विल की बॉडी को उन्हीं लोगों ने बाहर निकाला था। यहाँ तक कि विल की बॉडी का पोस्टमार्टम भी लैब के लोगों ने ही किया था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि एक मामूली लड़के की बॉडी पे इन लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है। वो उस लैब के आदमी को मारना शुरू करता है, लेकिन वो आदमी हॉप से कहता है कि तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। हॉप ये देखता है कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। हॉप को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। कहानी का अगला सीन हमें स्कूल की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर 11 रेडियो के पास पहुंच चुकी है और वो अपनी पावर्स की मदद से विल से बात करने की कोशिश करने वाली है। लेकिन तभी उसे पास की यादें याद आती है कि कैसे डॉक्टर बैनर ने उसकी पावर्स का इस्तेमाल करना उसे सिखाया था। डॉक्टर बैनर ने उससे एक कमरे में बैठ के दूसरे कमरे में आदमी जो कुछ भी कह रहा है उसे सुनने की ताकत डॉक्टर बैनर ने ही 11 को सिखाई थी। और अब 11 उस पावर्स का इस्तेमाल करके विल से बात करना चाहती है, लेकिन क्या वो कर पाएगी? आइए जानते हैं। कहानी हमें विल के घर की तरफ लेके चलती है। विल की माँ बहुत रो रही है। वो दीवार को बार बार देख रही है जहाँ से वो शैतान बाहर निकला था। तभी उस दीवार में एक दरवाजा बनता है और वहाँ पर उसकी माँ को दिखता है विल अपनी माँ से कह रहा है, प्लीज माँ मुझे बचा लीजिए। जॉसी विल से पूछती है कि तुम कहाँ हो बेटा, मुझे बताओ। हमें ये दिखाया जाता है कि उन दोनों की सारी बातें स्कूल में 11 रेडियो की मदद से सबको सुना रही है। माइक और उसके दोस्त भी विल की आवाज सुन के चौंक जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ घर में विल अपनी माँ को बताता है कि मैं घर में ही हूँ, ये घर जैसा ही है लेकिन बहुत खौफनाक और खूंखार है। जॉसी को समझ में नहीं आता कि उसका बेटा कहाँ है। अचानक उसका बेटा वहाँ से गायब हो जाता है। जॉसी सारे दीवार को तोड़ देती है, लेकिन वहाँ पर उसका बेटा है ही नहीं। और वहाँ दूसरी तरफ स्कूल में रेडियो भी टूट जाता है। माइक और उनके दोस्तों को ये तो पता चल चुका है कि विल अभी जिंदा है, लेकिन वो है कहाँ? क्या कह रहा था विल कि ये घर जैसा ही है, लेकिन घर नहीं है। कहाँ है वो? आइए जानते हैं। जहाँ पर एक तरफ माइक को अपनी दोस्त का सुराग मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ बारबरा और जोनाथन भी फोटो को एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं। वो फोटो को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि उस फोटो में बारबरा के पीछे एक शैतान है जो कि दीवार से बाहर निकल रहा है। कौन है वो? क्या चाहता है? किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हॉप को बहुत कुछ पता था। हॉप उस लैब वाली की बातें सुन के हॉस्पिटल में जाता है विल की बॉडी के पास, ये देखने के लिए कि क्या ये विल की बॉडी है या नहीं। और वो ये देखता है कि ये विल की बॉडी तो क्या ये किसी इंसान की बॉडी ही नहीं है, ये एक नकली बॉडी है जिसके अंदर रुई को भरा गया है। वो समझ जाता है कि ये सब वो लैब वाले ही कर रहे हैं। अब उसे लैब में घुसना ही पड़ेगा। वो लैब में जाता है। वो गार्ड्स को बेहोश करते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ पर एक तरफ हॉप अपनी जान खतरे में डाल रहा था, वहीं दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि विल ने ऐसा क्यों कहा कि वो घर जैसे ही जगह पे है। तभी 11 ये कहती है अपसाइड डाउन, और उन्हें समझ में आ जाता है कि 11 क्या कह रही है। 11 वेल ऑफ शैडो डायमेंशन की बात कर रही है। ये डायमेंशन हमारी दुनिया की परछाई है। जैसे एक इंसान की परछाई होती है काली, वैसे ही हमारी दुनिया की एक काली परछाई होती है। वेल ऑफ शैडो अपसाइड डाउन यानी कि उल्टी दुनिया, और उस दुनिया में सिर्फ अंधेरा रहता है और शैतान। माइक और उसके दोस्त उस दुनिया के बारे में जान चुके थे, लेकिन विल वहां पहुंचा कैसे? उस दुनिया का दरवाजा खुला कैसे? माइक और उसके दोस्त ये सब सोच ही रहे थे, लेकिन कहानी हमें हॉप की तरफ लेके जाती है जो कि उस लैब में पहुंच चुका है और लैब के नीचे बेसमेंट पे पहुंच चुका है, उसी छेद के पास। और हमें समझ में आ जाता है कि
वो 6D अपसाइड डाउन यानी कि उल्टी दुनिया में जाने का दरवाजा है। लेकिन ये दरवाजा लैब में खुला कैसे? इससे पहले हॉप कुछ और जान पाता, कोई उसे बेहोश कर देता है। जहाँ पर एक तरफ हॉप की जान खतरे में थी, वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह जब जोनाथन अपने घर पहुंचता है तो वो ये देखता है कि उसके पापा लॉनी वहां आए हुए हैं। लॉनी अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हारी माँ विल के सदमे में है, उन्हें अजीब गरीब चीज दिख रही है, दीवार से निकलता हुआ शैतान दिख रहा है। अपनी पापा की बात सुन के जोनाथन को नैन्सी की बात याद आ रही है कि उन लोगों ने फोटो में उसी शैतान को देखा था जिसके बारे में जॉसी ने सबको बताया था। अगर जॉसी ने उस शैतान वाली बात सच बताई तो इसका मतलब उसने ये भी सच बताया कि उसने विल से बात की है, यानी कि विल अभी भी जिंदा है और शायद वो उस शैतान के कब्जे में है। विल ही क्या, बारबरा भी शायद उस शैतान के कब्जे में है। लेकिन ये सारी बात जोनाथन अपनी माँ को नहीं बताना चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को और भी तकलीफ हो। वो ये फैसला करता है कि वो नैन्सी के साथ मिलके विल और बारबरा की तलाश करेगा, लेकिन इससे पहले उसे दुनिया को दिखाने के लिए विल का फ्यूनरल करना पड़ेगा। सारे लोग विल के फ्यूनरल में है, लेकिन जोनाथन, नैन्सी और माइक और उनके दोस्तों को यकीन है कि विल अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। जहाँ पर एक तरफ विल का फ्यूनरल मन रहा था, वहीं दूसरी तरफ हॉप की आंख अचानक खुलती है। वो ये देखता है कि वो अपने घर में है। उसे याद आता है कि वो तो लैब में था, वो घर कैसे पहुंचा? उसे कुछ शक होता है। वो अपने घर की तलाशी लेना शुरू करता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है जब उसे उसके घर में एक माइक्रोफोन मिलता है। वो समझ जाता है कि वो लैब वाले ना सिर्फ उस पे बल्कि सबके ऊपर नजर रख रहे हैं। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो आखिर ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो कि वो चाहते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता चले? कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ की तरफ जा रही है। मूवी का अगला सीन हमें माइक के पास लेके चलता है। माइक जो कि अपने साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क से बात कर रहा है। माइक और उसके दोस्त मिस्टर क्लार्क से उल्टी दुनिया के बारे में पूछते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि वहाँ हम लोग कैसे जा सकते हैं। मिस्टर क्लार्क उसे बताते हैं कि हम लोग उल्टी दुनिया में नहीं जा सकते, लेकिन उल्टी दुनिया में जो भी रहता है वो बहुत खतरनाक है। वो लोग प्रोफेसर से पूछते हैं कि क्या वहाँ पर जाने का दरवाजा बनाया जा सकता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये नामुमकिन है। उस दरवाजे को बनाने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी जो एनर्जी यहाँ पर फिलहाल हमारे पास है नहीं। अगर इतनी एनर्जी कहीं लगती तो सबको पता चल जाता। अब माइक और उनके दोस्तों को ये पता करना था कि उल्टी दुनिया का दरवाजा कहाँ है। लेकिन सिर्फ माइक ही अपने दोस्त को नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि नैन्सी और जोनाथन भी विल और बारबरा को ढूंढ रहे थे। वो लोग एक बात तो समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो उस लैब और घर के बीच के जंगल में हुआ है। विल भी वहां से गायब है और शायद बारबरा भी, और अब तो उन्हें उस शैतान की तस्वीर भी दिख चुकी है। वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग हथियार लेके जंगल में जाएंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वो शैतान कहाँ से आ रहा है। उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो लोग कितना खतरनाक काम करने वाले हैं। और वहां दूसरी तरफ माइक 11 से पूछता है कि क्या उसे उल्टी दुनिया जाने का रास्ता पता है। 11 मना कर देती है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो उल्टी दुनिया तक कैसे जाए। इस बीच डस्टिन उन्हें ये बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि उल्टी दुनिया कैसे जाया जाए। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि डस्टिन को ये सब कैसे पता चला। डस्टिन उनका कंपास मांगता है और ये कहता है कि देखो, कंपास नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन वो गलत इशारा कर रहा है। सूरज उगता ईस्ट की तरफ है और डूबता वेस्ट की तरफ है। नॉर्थ का डायरेक्शन यहाँ होना चाहिए, जबकि कंपास उसे उल्टी दिशा में बता रहा है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि डस्टिन ये क्या कह रहा है। ये भी तो हो सकता है कि शायद कंपास खराब हो जाए। डस्टिन उन लोगों को समझाता है कि कंपास कैसे काम करता है। कंपास अर्थ के नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन कंपास का पॉइंट बदला भी जा सकता है। अगर कोई एनर्जी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा बड़ी हो तो कंपास उसके तरफ पॉइंट करेगा। फिर उन्हें प्रोफेसर क्लार्क की बात याद आती है कि उस गेट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हुई होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया होगा, इतना ज्यादा हो गया होगा कि वो अर्थ से भी ज्यादा है। तो इसलिए कंपास उस एनर्जी की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि अगर वो कंपास की डायरेक्शन में जाए तो वो गेट तक पहुंच सकते हैं। जहां पर एक तरफ माइक को अपने दोस्त को ढूंढने का रास्ता मिल गया था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन नैन्सी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए अपनी जान दांव पे लगाने जा रही थी। तभी वहां पर स्टीव आता है। स्टीव नैन्सी से कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलो, लेकिन नैन्सी मना कर देती है। वो स्टीव से बहाना बना देती है। स्टीव को पता भी नहीं था कि नैन्सी कहाँ जाने वाली है। अब सब कोई अपने तरीके से गुमशुदा लोगों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। माइक और उसके दोस्त कंपास की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन तभी 11 को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे लैब में डॉक्टर बैनर ने 11 को एक एक्सपेरिमेंट के दौरान
सामान वाटर टैंक के अंदर डाला था और ये कोई मामूली वाटर टैंक नहीं बल्कि आइसोलेटेड वाटर टैंक है। इसकी मदद से इंसान का दिमाग इतना तेज काम करने लगता है कि वो दूसरी दुनिया यानी कि उल्टी दुनिया में जा सकता है। यानी कि 11 वहाँ पहले भी जा चुकी है। कहानी हमें प्रेजेंट की तरफ लेके आती है और अब 11 बहुत डरी हुई है। मूवी का अगला सीन हमें चौसी के घर की तरफ लेके जाता है। चौसी को ये पता चलता है कि उसका पति और विल का बाप लॉनी वहाँ पर विल के इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए आया है। वो लॉनी को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन तभी उसके घर में कोई और आता है। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वो हॉप है और हॉप ने चौसी को इशारा किया है कि चुप रहो, एक लफ्ज भी मत बोलना, क्योंकि हॉप को ये भी पता है कि चौसी के घर में भी कहीं ना कहीं माइक्रोफोन जरूर है। वो चौसी के लिविंग रूम की तलाशी लेता है लेकिन वहाँ पर कोई माइक्रोफोन नहीं है और उसके बाद वो चौसी को सारी असलियत बताता है कि तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। मॉर्ग में जो बॉडी थी वो नकली थी और अब चौसी और हॉप मिलके विल की तलाश करेंगे। जहाँ पर एक तरफ चौसी और हॉप विल की तलाश के लिए निकलने वाले थे, वहीं पर दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्तों को गेट तो मिल ही नहीं रहा। लूकस को शक होता है। वो अपने दोस्तों को कहता है कि कंपास को गलत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है और ये सब 11 कर रही है। 11 नहीं चाहती कि हम गेट तक पहुंचे। माइक लूकस को समझाने की कोशिश करता है। लूकस और माइक के बीच में लड़ाई होने लगती है। उन्हें रोकने के लिए 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और लूकस बेहोश हो जाता है। माइक 11 से पूछ रहा है तुमने ये सब क्यों किया। कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है जब 11 उस काली दुनिया में गई थी और तब उसका सामना उस खूंखार शैतान से हुआ था और वो नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़े। लेकिन ये बात माइक और उसके दोस्त समझ नहीं रहे थे। लूकस को होश आता है और अब लूकस माइक से बात नहीं करना चाहता। लूकस वहाँ से चला जाता है और अब 11 भी वहाँ से गायब हो चुकी है। जहाँ पर एक तरफ माइक और उसके दोस्त तो विल को ढूंढ नहीं पाए, वहीं दूसरी तरफ जोनाथन और नैन्सी जंगल में बारबरा और विल का निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हें जंगल में एक मरा हुआ हिरन मिलता है जो कि बहुत घायल है, लेकिन इससे पहले वो उस हिरन के साथ कुछ कर पाते, अचानक वो शैतान आता है और वो उस हिरन को लेके चला जाता है। उस शैतान को देख के दोनों डर जाते हैं कि वो हिरन कहाँ गया, वो तो अभी यहीं पर था। वो उस हिरन को तलाशने लगते हैं। तभी नैन्सी का ध्यान एक पेड़ की तरफ जाता है जहाँ पर एक दरवाजा बन चुका है। नैन्सी उस दरवाजे के अंदर जाती है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि ये दरवाजा उसी शैतान ने बनाया था और अब नैन्सी काली दुनिया में पहुंच चुकी है। नैन्सी उस शैतान को देख लेती है जो कि उस हिरन को खा रहा है। नैन्सी चिल्लाती है। उल्टी दुनिया का दरवाजा खुले रहने की वजह से जोनाथन को नैन्सी की आवाज आ रही है। जोनाथन भी नैन्सी को चिल्ला रहा है, लेकिन ना जोनाथन नैन्सी को देख पा रहा है ना नैन्सी जोनाथन को। लेकिन जोनाथन ये कहता है कि नैन्सी मेरे आवाज की डायरेक्शन में आओ। नैन्सी जोनाथन की आवाज की डायरेक्शन में आती है और वो ये देखती है कि जोनाथन की आवाज एक दरवाजे की तरफ से आ रही है, वही उल्टी दुनिया का दरवाजा, लेकिन अब वो बहुत जल्द बंद होने वाला है। नैन्सी उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और जोनाथन नैन्सी को बचा लेता है। जोनाथन और नैन्सी की जान तो बच चुकी है, लेकिन अब ये उल्टी दुनिया का दरवाजा कभी भी खुल सकता है और वो शैतान कभी भी इस दुनिया से उस दुनिया में आ सकता है। नैन्सी बहुत डर चुकी है। जोनाथन नैन्सी को लेके नैन्सी के घर की तरफ जाता है। वो नैन्सी के खिड़की से नैन्सी के कमरे में घुस जाता है और हमें दिखाया जाता है कि स्टीव भी नैन्सी से मिलने के लिए आ रहा है और अब स्टीव नैन्सी और जोनाथन को एक साथ देख लेता है। उसे तो पता भी नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पर एक तरफ नैन्सी ने उस शैतान को देख लिया था, वहीं दूसरी तरफ होप और जॉसी ये फैसला करते हैं कि वो विल को ढूंढेंगे, लेकिन वो विल को ढूंढेंगे कैसे। होप के पास एक प्लान है। अगली सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि नैन्सी कुछ सर्च कर रही है। जोनाथन की भी आंख खुल चुकी है। वो नैन्सी से पूछता है कि तुम क्या सर्च कर रही हो। नैन्सी उसे बताती है कि ये शैतान आखिरकार हमारे पास आया क्यों, इसका कारण है और वो कारण है खून। याद करो जब बारबरा स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी तब उसका खून गिर रहा था और जंगल में उस हिरन का खून गिर रहा था। ये शैतान खून को सूंघ सकता है और जहाँ पर खून गिरता है वो खून को सूंघते सूंघते वहाँ आ जाता है अपना शिकार लेने के लिए। उन लोगों को पता भी नहीं था कि वो लोग सही है, क्योंकि विल भी जब जंगल की तरफ भाग रहा था तो उसके पैरों से भी खून निकल रहा था और उस खून को सूंघते हुए वो शैतान विल के घर आ गया था। अब नैन्सी और जोनाथन को उस शैतान को बुलाने का रास्ता मिल गया था। वो ये फैसला करते हैं कि वो जंगल में दोबारा जाएंगे और अपना खून निकाल के उस शैतान को बुलाएंगे, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उस शैतान के लिए जाल बिछाएंगे ताकि वो जब आए तो वो लोग उसे मार सके। जहाँ पर एक तरफ जोनाथन और नैन्सी उस शैतान के पीछे थे, वहीं दूसरी तरफ होप और जॉसी उस औरत से मिलने के लिए जा रहे थे जिसने कई साल पहले डॉक्टर बैनर के ऊपर केस किया था कि डॉक्टर
बैनर ने उसका बच्चा उससे छीन लिया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सब कोई अपनी अपनी तरीके से इस राज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कि इस राज को दबाना चाहते थे। हमें दिखाया जाता है वो बुरी सी औरत स्कूल के प्रोफेसर के पास फिर से जाती है ये पता करने के लिए कि डस्टिन, लूकस और माइक आखिर कौन है, और वो सब कुछ पता कर लेते हैं। जहाँ पर एक तरफ माइक की जान खतरे में थी, लेकिन माइक को तो इस बारे में पता ही नहीं था। उसे तो 11 की चिंता हो रही थी। उसका दोस्त डस्टिन उसके पास आता है और वो कहता है कि लूकस के साथ फिर से समझौता करो और हम सब मिलके पहले 11 को ढूंढेंगे और उसके बाद विल को। माइक लूकस के पास जा रहा है और वहाँ दूसरी तरफ जंगल में 11 को पुरानी बातें याद आ रही है कि कैसे डॉक्टर बैनर 11 से ये कह रहे हैं कि तुम उस काली दुनिया से डर के वापस क्यों आई। तुम्हें उस दुनिया से डर के वापस नहीं आना, बल्कि उस शैतान से बात करनी है। मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। डॉक्टर बैनर एक बार फिर से 11 को काली दुनिया में भेज रहा था। कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। 11 अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है। वो एक दुकान में जाती है, वहाँ से खाने का सामान लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। दुकान वाले उसे रोक नहीं पाते, वो उसके पावर्स को देख के बस देखते रहते हैं। जहाँ पर एक तरफ 11 को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वहीं दूसरी तरफ माइक और डस्टिन लूकस के पास पहुँचते हैं। लूकस उनसे कहता है कि वो 11 को नहीं खोजेगा, वो अपने दोस्त विल को खोजने के लिए जा रहा है। इसी बात पे माइक और लूकस के बीच में फिर से बहस हो जाती है। माइक और डस्टिन 11 को खोजने के लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लूकस कंपास की डायरेक्शन में उल्टी दुनिया के गेट की तरफ जा रहा है। सब कोई अलग हो चुके हैं, लेकिन इन सब से दूर हॉप और जॉसी उस लड़की टेरी के घर में पहुंच चुके हैं जिसने सालों पहले डॉक्टर बैनर के ऊपर केस किया था। वहां पर उसकी बहन रहती है। अब टेरी बात करने के भी काबिल नहीं है। उसकी बहन हॉप को ये बताती है कि टेरी ने ये कहा था कि डॉक्टर बैनर और उनकी कंपनी टेरी जैसे लोगों को हायर करती थी और उन्हें आइसोलेटेड वाटर टैंक में डालती थी ताकि वो उनके मदद से उल्टी दुनिया पे जा सके। ये वही वाटर टैंक है जहाँ पर 11 गई थी। डॉक्टर बैनर और उसकी टीम उल्टी दुनिया के बारे में रिसर्च कर रहे थे। टेरी को पता नहीं था कि जब वो इस टैंक में जा रही है तो वो प्रेग्नेंट थी। तो इस टैंक में जाने के बाद इस टैंक का असर उसकी बच्चे पे भी पड़ गया और उसके बच्चे के अंदर ताकत आ गई, सुपरनैचुरल पावर, माइंड पावर। और इस बात का पता जब डॉक्टर बैनर को लगा तो डॉक्टर बैनर ने टेरी के बच्चे को अपने पास ले लिया और सारे सबूतों को मिटा दिया, जिससे ये साबित हो पाए कि टेरी ने कभी बच्चे को पैदा भी किया था। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि 11 ही है। ना टेरी इस बात को जानती है ना कोई और। टेरी आज भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। टेरी की बात सुन के होप और जूस को ये तो पता चल चुका है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है डॉक्टर बैनर की वजह से हो रहा है। यानी उन्हें सारे सवालों के जवाब लैब में मिलेंगे। जहाँ पर एक तरफ होप और जूसी लैब की तरफ जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कहानी हमें जोनाथन और नैन्सी के पास लेके जाती है। वो लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं उस मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए। तभी नैन्सी को ये पता चलता है कि स्टीव उसके बारे में गलत सलत बातें बोल रहा है। वो स्टीव के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके और जोनाथन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टीव उसके साथ बदतमीजी करता है। ये देख के जोनाथन को गुस्सा आ जाता है। वो स्टीव को मारने लगता है। पुलिस वाले वहां आके जोनाथन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोनाथन उसके ऊपर भी हाथ उठा देता है। स्टीव और उसके दोस्त तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जोनाथन और नैन्सी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इस बात की खबर होप तक भी पहुंच जाती है। जहां पर एक तरफ होप जोनाथन को बचाने के लिए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लूकस उस लैब के ऊपर नजर रख रहा है। इन सब से दूर जंगल में माइक और डस्टिन को वही बदमाश लड़का ट्रॉय मिल जाता है और वो अब माइक और डस्टिन को मारने वाला है। लेकिन इससे पहले वो उन लोगों को नुकसान पहुंचा पाता, वहां पर 11 आ जाती है और 11 की शक्ति देख के ट्रॉय डर के मारे वहां से भाग जाता है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते वक्त 11 को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे जब वो आखिरी बार उस काली दुनिया में गई थी और उसका सामना उस शैतान से हुआ था तो वो डर गई थी और उसके डर की वजह से उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसकी पावर इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि उसने उल्टी दुनिया का दरवाजा खोल दिया और उसके बाद 11 लैब से भाग गई और फिर वो जाके मिली माइक से। कहानी हमें प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। 11 माइक को सब कुछ बता देती है कि मैंने गलती से उस दरवाजे को खोल दिया था। माइक 11 से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम मिलके विल को ढूंढ के वापस लाएंगे। अब डस्टिन को भी 11 के ऊपर यकीन है। वो तीनों घर की तरफ जा रहे, लेकिन उन तीनों को ये नहीं पता कि उनके ऊपर लैब के आदमी नजर रख रहे और अब लैब के आदमी डॉक्टर बैनर को बता देते हैं कि 11 कहाँ है। अब डॉक्टर बैनर 11 को लेने उसके घर की तरफ आ रहा है। लूकस जो कि लैब की तरफ
नजर रख रहा था वो ये सब देख लेता है और वो रेडियो की मदद से अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है। माइक 11 और डस्टिन को लेके वहाँ से भागता है। डॉक्टर बैनर की गाड़ी उन लोगों को रोकने के लिए आती है, लेकिन 11 के रहते हुए उन लोगों को कौन रोक पाएगा। वो लोग उन लोगों को चकमा दे के वहाँ से भागते हैं। लूकस भी माइक के पास आ जाता है और अब वो भी 11 के ऊपर यकीन करता है, लेकिन अब वो लोग छुपेंगे कहाँ, क्योंकि पूरी स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को ढूंढ रही है। जहाँ पर एक तरफ माइक मुसीबत में थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हॉप और जूसी जोनाथन और नैन्सी के पास पहुंचते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। जोनाथन हॉप से कहता है कि अगर मैंने आप लोगों को सच्चाई बताई तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। हॉप जोनाथन से कहता है कि मुझे सच्चाई बता के तो देखो। जोनाथन हॉप को सारी सच्चाई बता देता है, उस मॉन्स्टर की भी सच्चाई। हॉप को इन सारी बातों पे यकीन हो रहा है और अब जोनाथन और नैन्सी का साथ हॉप और जोस भी देंगे। लेकिन तभी उसी वक्त पुलिस स्टेशन में उस बुली बच्चे ट्रॉय की माँ आती है, जो कि पुलिस कंप्लेन लिखा रही है। माइक और उस अजीब सी बच्ची के बारे में 11 के बारे में सुन के हॉप चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि माइक और उसके दोस्तों को भी इस राज के बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन सवाल बस इतना सा है कि वो माइक तक पहुंचेगा कैसे। जोनाथन के दिमाग में एक आइडिया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइक और उसके दोस्त रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। जोनाथन को भी इस बारे में पता था। वो लोग विल के घर जाते हैं, विल का रेडियो बाहर निकालते हैं। विल के रेडियो से वो लोग माइक से बात करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बात माइक भी सुन रहे हैं, लेकिन माइक लोगों को डाउट हो रहा है कि कहीं ये लोग लैब के तो आदमी नहीं, कहीं ये लोग हमें फंसाना तो नहीं चाहते। हॉप माइक और उनके दोस्तों को यकीन दिलाता है। माइक उन्हें अपना पता बता देता है। अब काफी देर हो चुकी है। माइक और उनके दोस्त हॉप का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लैब के लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो माइक या 11 को नुकसान पहुंचा पाते, हॉप आके उन्हें बचा लेता है। अब हॉप माइक और बाकी सबको लेके नैन्सी, जोनाथन और जोस के पास है। माइक बाकी सबको 11 की सच्चाई और उल्टी दुनिया का राज सब कुछ बता देते हैं। अब सवाल बस इतना सा है कि वो लोग उल्टी दुनिया में जाएंगे कैसे। उन्हें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि विल और बारबरा ठीक है या नहीं। वो लोग 11 को पावर्स यूज करने के लिए कहते हैं, लेकिन 11 इस बार विल या बारबरा से बात नहीं कर पा रही। वो काली दुनिया में नहीं जा पा रही। उसे समझ में नहीं आता कि क्या गलती हो रही है। तब उसे याद आता है कि जब तक वो आइसोलेटेड वाटर टैंक में जाएगी नहीं, तब तक वो काली दुनिया में नहीं पहुंच पाएगी। अब उन्हें आइसोलेटेड वाटर टैंक बनाना था। डस्टिन अपने प्रोफेसर को कॉल करता है। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि आइसोलेटेड वाटर टैंक कैसे बनाया जाए। माइक और उसके साथी फाइनली मिलके वो आइसोलेटेड वाटर टैंक बना लेते हैं और अब 11 उस टैंक के अंदर जाके काली दुनिया में पहुंच जाती है। उस उल्टी दुनिया में 11 को दिखती है बारबरा की लाश। बारबरा अब इस दुनिया से जा चुकी है। 11 ये सारी बातें सबको बता देती है। अब वो विल को ढूंढ रही है। उसे विल भी मिल जाता है, लेकिन विल अब बहुत कमजोर हो चुका है। अगर कुछ दिन और वो इस दुनिया में रहेगा तो वो मर जाएगा। अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। 11 अब असली दुनिया में वापस आ जाती है। हॉप और जूसी ये फैसला करते हैं कि वो लैब में जो उल्टी दुनिया का गेट बना हुआ है वहां से जाके विल को बचाएंगे और बाकी सबको यहीं पर रहेंगे। हॉप और जूसी वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब नैन्सी को अपनी दोस्त बारबरा का बदला लेना था। वो जोनाथन से कहती है कि मुझे उस शैतान को मारना है और वो दोनों उस शैतान को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब स्कूल में अकेले माइक और उसके दोस्त हैं। कहानी एक खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होप और जूस उस लैब में पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ पाते लैब के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। डॉक्टर बैनर होप से मिलने के लिए आता है और होप डॉक्टर बैनर के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है कि मुझे और जूस को उल्टी दुनिया में जाने दो, हम विल को ढूंढेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बदले में मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि 11 कहाँ है। डॉक्टर बैनर मान जाता है। वो हॉप और जूस को उल्टी दुनिया में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर बैनर ये सोच रहा था कि ये दोनों उल्टी दुनिया में जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। ये लोग मर जाएंगे और हम लोग 11 तक पहुंच जाएंगे। होप और जूस उल्टी दुनिया में चले जाते हैं और डॉक्टर बैनर और उसके साथी 11 की तरफ। इन सबसे दूर जोनाथन अपने घर में नैन्सी को लेके जाता है। वो लोग एक प्लान बना चुके हैं कि कैसे वो शैतान का शिकार करेंगे। क्या होगा क्या नहीं, आइए जानते हैं। अब नैन्सी और जोनाथन तैयार हैं। वो अपने हाथ से खून को गिराते हैं। अब वो शैतान उस खून को सूंघते हुए कभी भी आ सकता है, लेकिन इससे पहले वो शैतान वहां पर आता, वहां पर स्टीव आ जाता है। स्टीव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो नैन्सी और जोनाथन से माफी मांगना चाहता है, लेकिन स्टीव ने बहुत गलत वक्त चुना, क्योंकि उसी वक्त वहां पर वो शैतान आ जाता है। उस शैतान को देख के स्टीव, जोनाथन और नैन्सी तीनों डर जाते हैं। वो शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। अब वो शैतान उन तीनों को कभी भी
भी मार सकता है। लेकिन उसी वक्त उस शैतान को यह एहसास होता है कि उल्टी दुनिया में कोई पहुंच चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि जोसी और हॉप है। वो शैतान उल्टी दुनिया की तरफ फिर से जाता है, लेकिन इससे पहले वो उल्टी दुनिया में जा पाता, नैन्सी और उसके दोस्त फिर से उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। वो शैतान उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन फाइनली नैन्सी और उनके दोस्त उस शैतान को घायल कर देते हैं। वो शैतान वहां से भाग जाता है। जहां पर एक तरफ नैन्सी और उनके दोस्त को थोड़ी बहुत कामयाबी मिली थी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बैनर और उनकी टीम 11 को खोजते हुए स्कूल की तरफ आ जाती है। वो 11 और उसके सारे साथियों को पकड़ने की कोशिश करती है। 11 के पास जितनी भी पावर्स बाकी थी, वो उस पावर से गार्ड्स को रोकने की कोशिश करती है, उनका खून निकाल के, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुकी है। वो अभी उल्टी दुनिया से वापस लौटी है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। और तब डॉक्टर बैनर आके 11 को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि गार्ड के खून निकलने के बाद वो शैतान खून को सूंघता हुआ अब स्कूल में पहुंच चुका है। वो घायल हो चुका है और अब उससे बहुत भूख लगी है। वो सारे गार्ड्स को मारना शुरू करता है। वो डॉक्टर बैनर को भी मार देता है और अब वो माइक और उसके दोस्त के पास पहुंचने वाला है, लेकिन इससे पहले वो माइक और उसके दोस्त को नुकसान पहुंचा पाता 11 उस शैतान को रोक देती है। और अब 11 को समझ में आ चुका है कि अगर उसे उस शैतान को मारना है तो उसे अपनी सारी पावर्स यूज करनी पड़ेगी। वो अपनी सारी पावर्स यूज कर देती है और उस शैतान के साथ शायद 11 भी मर जाती है और उल्टी दुनिया का दरवाजा भी बंद हो जाता है। लेकिन उल्टी दुनिया के दरवाजे बंद होने से पहले उल्टी दुनिया में होप और जोसी विल को ढूंढ लेते हैं और वो उसे उस दुनिया से बाहर निकाल लेते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अब विल को होश आ चुका है, वो बिल्कुल ठीक है, शायद सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन आइए जानते हैं ये कितना ठीक हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है 1 महीने आगे और आज क्रिसमस की रात है। विल और उसके दोस्त फिर से खेल रहे हैं। वो लोग बहुत खुश है। जोनाथन विल को लेने के लिए आता है। नैन्सी जोनाथन को एक गिफ्ट देती है और ये गिफ्ट नैन्सी और स्टीव की तरफ से है। जोनाथन को एक कैमरा देते हैं वो लोग। जोनाथन भी अब बहुत खुश है। वो विल को लेके अपने घर में जाता है। विल, उसकी माँ और जोनाथन तीनों बहुत खुश है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि विल को अभी भी उल्टी दुनिया दिखाई दे रही है, यानी कि विल अब उल्टी दुनिया में जा सकता है। कहानी एक खौफनाक मोड़ की तरफ जाती जा रही है और इन सब से दूर हमें ये दिखाया जाता है कि लैब के आदमी होप को अपने साथ लेके जा रहे हैं। अगले सीजन में बहुत सारे सवालों के बहुत जवाब मिलेंगे। इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट सीजन का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।